हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि यूज़फुल हो सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। तो जब भी हम गैस्ट्रिक वर्ड के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ड रिलेटेड होता है स्टमक से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, HCl। ये जो HCl होता है वो खाने की डाइजेशन यानी कि खाने को तोड़ने के लिए, उसकी ब्रेकडाउन के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी एसिड की वजह से हमारे पेट का जो pH होता है वो 1 से 3 के बीच के होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl बोलते हैं, वो एक प्राइमरी एसिड है जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और इसको कौन सिक्रीट करता है, स्टमक की लाइनिंग के सेल सिक्रीट करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प कर सके। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज फॉर एचिंग ग्लास। अब एचिंग ग्लास का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम ग्लास में अलग अलग कोई डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एचिंग ग्लास के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हम एसिड यूज़ करते हैं वो है HF। ठीक है, तो होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो HF एसिड है ना, वो ही किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जो ग्लास में सिलिका मौजूद होता है यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है यानी कि जो HF होता है, ये इकलौता एसिड है जो रिएक्ट करता है सिलिका के साथ जो कि ग्लास में प्रेजेंट है। सिलिका क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिससे एक फ्रॉस्टेड या फिर मैट अपीयरेंस हमें नज़र आती है। ये जो ग्लास एचिंग है, ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम ग्लास के सरफेस के ऊपर आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एसिडिक, कॉस्टिक या फिर एब्रेसिव सब्सटेंस को यूज़ करके। तो यहाँ पे ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये बेसिकली एचिंग ग्लास का ही फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास है और इसके अंदर क्या है, एक आर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूस एसिड X विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। एसिड X इज, अभी अभी हमने बात की थी कि हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। और ये HCl कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय स्टमक लाइनिंग एंड इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन food. Next question है, sometimes indigestion is caused by the secretion of too much HCl in stomach. To ease the pain caused, a tablet can be taken that reacts to reduce the amount of acid present. Which one among the following would be inappropriate for a manufacturer to include as a major reactant in the tablet? अब देखो, जब भी हमें एसिडिटी होती है, किस वजह से होती है एसिडिटी, क्योंकि हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें इस एसिडिटी से रिलीफ पाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा बेस। क्यों, क्योंकि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो बनता है सॉल्ट प्लस पानी। और ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो उसकी वजह से जलन होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या लेते हैं, टैबलेट लेते हैं ताकि जो भी एसिड बन रहा है हमारे पेट के अंदर उसको कम कर सके। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको लेना इनएप्रोप्रिएट होगा, यानी कि टैबलेट में जो डल ही नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड ऑप्शन है MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है MgOH ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक माइल्ड बेस होता है जिसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली 10 के अराउंड होता है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बेसिक कोई चीज़ खाओगे तो उससे क्या हो सकता है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमारी ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप को जला सकता है। तो हमें एक ऐसा बेस लेना पड़ेगा जो कि ज़्यादा बेसिक ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टैबलेट्स वगैरह होती है या फिर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एंटासिड। एंटासिड वो दवाइयाँ होती हैं जो कि डाइजेशन या फिर ये जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको क्योर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो एंटासिड के तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये तो टैबलेट्स में डलेगा ही डलेगा। देन इसके अलावा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट्स के अंदर। ऑल्दो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती है जिसकी वजह से पेट में ब्लोटिंग भी हो सकती है, लेकिन स्टिल इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा। अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, तो अगर ये तुम्हारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये तुम्हारी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है, यानी कि कोरोसिव नेचर का होता है। तो इसने यहाँ पे नाम क्या दिया, कॉस्टिक, और सोडियम से वर्ड क्या लिया गया, सोडा। ठीक है, तो अब खुद सोचो, अगर ये टैबलेट में डाल दे तो इससे तो तुम्हारी इसोफेगस जल सकती है कि नहीं, राइट। तो इसलिए इसको डालना इनअप्रोप्रिएट होगा टैबलेट के अंदर। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, ये हाईली कोरोसिव है और ये हमारी स्टमक की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकता है अगर हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए कमर्शियली अवेलेबल एंटासिड्स के अंदर, एंटासिड क्या था, जो दवाइयाँ एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, तो जो कमर्शियली अवेलेबल एंटासिड है उसमें कभी भी हम NaOH का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव। तो देखो, जब भी हम ग्रुप 13 के बारे में बात करते हैं, पहले तो थोड़ा सा इस तरीके से जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो अभी का पीरियोडिक टेबल है 18 ग्रुप्स। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन 13 14 15 16 17 और ये आ गया 18th ग्रुप। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो 13 ग्रुप होता है इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 के बारे में बात करो तो यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसको छोड़ दो इस वाले को, ठीक है। 13 के अंदर 3 होंगे, 14 के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 16 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 17 के अंदर 7 और 18 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, इसलिए हम इनको नोबल गैसेस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि 13 ग्रुप एलिमेंट जो हैं उनमें कितने वैलेंस शेल होते हैं, तो उनमें होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 Np1, यानी कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 1 3 हो गए। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन है P ऑर्बिटल के अंदर, जिसकी वजह से जब हम टोटल करेंगे तो हमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अब देखो यहाँ पे एक क्या है, बोरॉन, एक है एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक है गैलियम, एक है इंडियम, एक है थैलियम और एक है नियोनियम। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या एलिमेंट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड निहोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम T से डिनोट कर रहे होंगे, एंड द सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको हम TC से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि दीज आर टू इंटरडिपेंडेंट टेम्परेचर स्केल्स। दूसरा है कि T इज इक्वल टू TC माइनस 273.15। थर्ड ऑप्शन है T इज इक्वल टू TC। फोर्थ ऑप्शन है T इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। जब भी हम केल्विन के बारे में बात करते हैं ना कि हमें निकालना है केल्विन डिग्री सेल्सियस से, तो डिग्री सेल्सियस में हम कितना प्लस कर देते हैं? 273.15 प्लस कर देते हैं, और इससे हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आई होप इतना तो पता है कि जब हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो 3 स्केल में कर सकते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में और एक केल्विन में। अगर मुझे यहाँ पे SI के हिसाब से देखना तो केल्विन जो है वो मेजर यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन डिग्री सेल्सियस कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस तुमने सुना होगा और फ़ारेनहाइट सुना होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास डिग्री सेल्सियस में और मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 5/9, इसका उल्टा हो गया 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया -32। और केल्विन के लिए हमने अभी अभी बात की डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bright light is found to emit from photographer's flash gun. The brightness is due to the presence of which of the following noble gases? तो जब भी फोटोग्राफर फ़ोटो लेता है तुम्हारी, है ना, तो उसमें एक फ्लैश जलती है, राइट। तो ये जो फोटोग्राफर की फ्लैश गन में लाइट एमिट होती है वो कौन सी नोबल गैस की वजह से होती है? तो ये याद रखना, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है जेनॉन की वजह से। तो ये जो जेनॉन है वो एक नोबल गैस। अच्छा, नोबल गैस क्या होते हैं? जो भी ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जेनॉन एक नोबल गैस है जो कि यूज़ की जाती है फोटोग्राफर की फ्लैश गन में। अब जब भी कभी भी ये जो जेनॉन गैस है उसमें हाई वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है विद इन द फ्लैश ट्यूब, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और इंटेंस वाइट लाइट एमिट करता है जो कि फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए आइडियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स रेज आर, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड है डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड ऑप्शन है डिफ्लेक्टेड बाय बोथ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ है डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। अब देखो जब भी हम एक्सरेज के बारे में बात करते हैं ना, तो एक्सरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब जिसके ऊपर भी चार्ज होगा ना वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी। इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। सो एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है। एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। अब क्योंकि ये जो एक्सरेज हैं उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी फील्ड से इफेक्ट नहीं होती हैं, अनइफेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेन्स मोस्टली सिलिका? इनमें से कौन सा मिनरल है जिसमें मोस्टली क्या पाया जाता है? सिलिका। सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोला जाता है सिलिका। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिका, सेकंड ऑप्शन है क्वार्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है ओलिविन एंड फोर्थ ऑप्शन है पायरोक्सिन। तो सिलिका जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है?
क्वार्ट्ज में पाया जाता है। ग्लास देखें ना, ग्लास किससे बना होता है, सिलिका क्वार्ट्ज से ही बना हुआ होता है। तो ये जो क्वार्ट्ज है वो एंटायरली ऑलमोस्ट किसका बना हुआ होता है, सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से एक प्राइमरी सोर्स होता है इस कंपाउंड का। अगर मैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करूं, जैसे एक था मिका, तो मिका भी एक सिलिकेट मिनरल है, यानी कि इसके अंदर भी सिलिका पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर सिलिका के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ओलिविन की बात करें तो ये भी क्या है, एक सिलिकेट मिनरल है, यानी कि इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन भी पाया जाता है। पायरोक्सिन के बारे में बात करो तो ये भी सिलिकेट मिनरल है, यानी कि इसमें भी सिलिका पाया जाता है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ें भी पाई जाती है हाई प्रोपोर्शन के अंदर, जैसे मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। तो हमसे पूछा गया था कि मोस्टली सिलिका का बना हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्वार्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द नोबल गैसेज हैव डैश इन द आउटर मोस्ट शेल। तो जितनी भी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैस कौन सी होती हैं, ग्रुप 18 को बिलोंग करने वाली। और ग्रुप 18 को कौन बिलोंग करता है, हेलोनीना, अरे, करवाया, जेरोक्स, रेडी। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनको नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्टेबल है। और स्टेबल क्यों है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि जब भी हम एटम्स के बारे में बात करते हैं तो पहले शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी कि ये भी स्टेबल है। और बाकी सब के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोल देते हैं। सो नोबल गैसेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग फुल वैलेंस शेल। और फुल वैलेंस शेल कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में। सिर्फ किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़कर। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। इसमें हमने ज़्यादातर एसिड्स के बारे में बात की है, थोड़ी बहुत ग्लास के बारे में बात की है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की है। तो आई होप कि सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।